जी अस्सलाम वालेकुम। I am here with a new episode of chemistry. Today we will discuss about two things. एक हमने ये देखना है कि जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड का फार्मूला कैसे हमें पता चलता है, और दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, कॉमनली ये हमें 9th क्लास की कुछ बातें याद होंगी यकीनन। आपको पता है कि जो ये फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ये एक ऐसा फार्मूला है जो हमें मॉलिक्यूल में ना एटम्स की एक्चुअल तादाद बता रहा है, राइट। द फार्मूला विच टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, द फार्मूला विच टेल्स द actual number of atoms in a molecule is called molecular formula. अब जरा आप इसको देखें, जो ये है दिस, इसमें ना ये इसी से बना है। आप देखें, अगर हम इसको 6 पे डिवाइड कर दें ना इसको, तो ये यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। है ये भी फार्मूला ग्लूकोज का, लेकिन ये पता क्या बताता है कि अगर कार्बन 1 गुना है तो हाइड्रोजन उससे 2 गुना होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 गुना होगी। ये फार्मूला हमें एटम्स के दरमियान सिंपल रेशो बताता है। The formula which tells the simplest whole number ratio between atoms is called empirical formula। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। ये C6H6 ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, बेंजीन, और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ये होगा कि ये है मॉलिक्यूलर के लिए और ये है एम्पिरिकल के लिए। दिस इज फॉर मॉलिक्यूलर और ये है एम्पिरिकल। अगर हम इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना चाहें, मॉलिक्यूलर फार्मूले में और एम्पिरिकल फार्मूले में, तो एक जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताएगा ना, ठीक है, और जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताएगा एटम्स के दरमियान। अच्छा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, ये हमेशा मॉलिक्यूल्स का होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल को जाहिर करता होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, ये मॉलिक्यूल्स का भी होता है और आयनिक कंपाउंड्स का भी होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आयनिक कंपाउंड का नहीं होता, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स का ही होता है। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूल्स का भी होता है और आयंस का भी होता है। ठीक है, चलो ये तो था डिफरेंस। आपकी होम असाइनमेंट पता क्या है, आपने इसके अलावा जो मैंने 2 डिफरेंस लिखे है ना, इसके अलावा एट लीस्ट 3 डिफरेंस और लिखने हैं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में 3 मोर डिफरेंस आपने लिखने हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये एक कंपाउंड है, हमें नहीं पता इसका क्या फार्मूला है। हाँ, हमें किसी ने ये बताया है कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मौजूद हैं
और साथ उनकी मिकदार भी बता दी गई है। और हमें ये कहा गया है कि इस कंपाउंड का ना एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। आप कैसे करेंगे? अगर आपको कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? एक तो ये है ना कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता था, इसको हमने इस कॉमन डिजिट से डिवाइड किया और एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ये तो थ्योरेटिकल है ना। लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूले का पता ही नहीं है और हमें एक अननोन कंपाउंड दिया जाता है जिसमें हमें एलिमेंट्स का बताया गया है और क्वेश्चन ये हुआ है कि आप ये बताएं कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की ना हमें परसेंटेज पता हो। मसलन कि इसमें कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, हर एलिमेंट की परसेंटेज का पता हो हमें। जब आपको परसेंटेज पता चल जाएगी, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि वो जो परसेंटेज होगी ना, उसको आपने डिवाइड कर देना है उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। याद है आपको 9th क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो मास दिया गया होता है ग्राम्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स में किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम के अंदर मास होता है ना m, अगर उसको डिवाइड कर दें उसके मोलर मास के साथ तो नंबर ऑफ मोल हासिल होते हैं। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमने भी क्या किया कि जो परसेंटेज मास होगा ना उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। अब इसको ना साथ साथ अप्लाई करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। ये एक एग्जाम्पल हमने ली है, बुक के अंदर एग्जाम्पल लिखी हुई है। अच्छा, हमें जो गिवन डाटा है ना वो ये है कि कार्बन का मास इतने परसेंट है, हाइड्रोजन का मास इतने परसेंट और ऑक्सीजन का मास इतने परसेंट। मतलब हमें परसेंटेजेस गिवन है। पहला स्टेप क्या है, इधर देखो। एम्पिरिकल फार्मूले के लिए पहला स्टेप ये है कि परसेंटेज फाइंड करने हैं। परसेंटेज तो उसने हमें दे दी है, ये देखें दे दी है ना। इसका मतलब पहला स्टेप तो कंप्लीट है। अब दूसरा स्टेप देखो, परसेंटेज को एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करना है तो हमें मोल मिलेगा। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है कि परसेंटेज को, ये परसेंटेज है कार्बन की, ये देखें ठीक है। इस कार्बन की परसेंटेज को डिवाइड आपने किया एटॉमिक मास के साथ या मोलर मास के साथ। कार्बन का मास 12 होता है ना, तो जब आप गिवन मास को या परसेंटेज को उसके मास के साथ डिवाइड करेंगे तो मोल्स हमें हासिल होंगे। तो ये 3.407 मोल्स हैं कार्बन के। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, हर एलिमेंट का जो परसेंटेज में मास दिया गया है ना वो, और उसके एटॉमिक मास को या मोलर मास को नीचे रखें और मोल्स हासिल करते हैं। तो अब इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे हासिल होंगे? ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पुट किया आपने ये, और इसको हाइड्रोजन के मास के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इसके मोल्स आ गए। अब हमने ऑक्सीजन की परसेंटेज ये 54.5 ये यहाँ रखी। ऑक्सीजन का मास होता है 16, इससे डिवाइड किया तो हमें ये मोल हासिल हो गए। मतलब जो दूसरा स्टेप था ना वो ये था कि हमने परसेंटेज जो दी गई है ना उसको उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करना है तो मोल हासिल होंगे। ये आपने ये स्टेप ऐसे ही कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी,
हमारे 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था कि परसेंटेज फाइंड करनी, हमें परसेंटेज पहले से गिवन थी। दूसरा स्टेप ये था कि उस परसेंटेज को एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करके मोल्स हासिल करने हैं। ये हमें देखें हमने मोल्स बना लिए। तीसरा स्टेप बना क्या देखें कि जो हमें मोल्स हासिल होंगे ना, उन मोल्स को आपने डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ। देखें ये कार्बन का ये मोल हासिल हुए हमें, ये है कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल और ये है ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स। हमने बोला क्या करना है, ये जो मोल्स हैं इन मोल्स को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ। कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू? मोल्स की। ये जो आपने मोल्स फाइंड किए हैं, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, इनमें सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है? इनमें सबसे स्मॉल वैल्यू 3.406 है। ये देखो ये 407, ये तो 4 में है ना, ये तो है ही बड़ी, तो इन दोनों में से देखो ये छोटी है ना, तो इन तीनों में से जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो ये है। इससे ना हमने डिवाइड करना है। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स को भी डिवाइड किया, ये देखें, ठीक है। और हमने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को भी डिवाइड किया इसके साथ स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ। और ये ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको भी हमने डिवाइड किया इस स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ। सो थर्ड स्टेप ये था कि जो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के हैं ना, इन तीनों को आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, जो कि ये है। अब इसका आंसर 1 आएगा। पॉइंट्स के अंदर जो डिफरेंस होगा ना उसको हम राउंड ऑफ कर देते होते हैं, ये 1 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.133 आएगा और इसका एग्जैक्टली 1 आएगा, ठीक है। 3 स्टेप हो गए। यहाँ देखें जरा कि चौथा स्टेप मैंने क्या लिखा है। ये 3 स्टेप यहाँ तक हमने कर लिए। चौथा स्टेप ये है, ये कि ये जो आंसर आया है 1.33 और ये 1, अगर ये फ्रैक्शन के अंदर हो, ये देखिए ये फ्रैक्शन के अंदर है, ये विदाउट फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन के अंदर है। इफ इन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन के अंदर हो ना आपका आंसर, तो वो अशारिया ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे विद अ डिजिट। हमने ना इन तीनों को एक ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो आपका आंसर है ना वो होल नंबर में आ जाए, ये इशारिया ख़त्म हो जाए। अब देखें इसके लिए ना हमने देखना है कि स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हो सकता है। 1 से फर्ज करें करते वो तो यही आंसर रहेगा। 2 से करते हैं ना तो ये होल नंबर नहीं बनेगा। अगर हम 3 से करते हैं ना तो 3 से डिवाइड करने से ये होल नंबर बन गया। ये देखिए 3:4:3। यहाँ आपने लिख लिया ना कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, यहाँ हमने लिखा। और अब इस कार्बन की वैल्यू ये, हाइड्रोजन की ये, ऑक्सीजन की ये दरम्यान में रेशो का साइन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें सिंपलेस्ट रेशो हासिल हो गई है और ये होल नंबर में है 343। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया? C3H4O3। अच्छा फ़र्ज़ करें यहाँ अगर इशारिया ना होता, मतलब ये आंसर आ जाता 1 2 1, फिर हमने ये वाला स्टेप नहीं करना था मल्टीप्लाई करने वाला, क्योंकि होल नंबर जो आ गया था। सो ये एम्पिरिकल फार्मूला ना ऐसे फाइंड करते। तो सिंपल फिर सुन लें। सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करनी है हर एलिमेंट की। अगर परसेंटेज दी होगी तो वेल एंड गुड। दूसरे नंबर पे क्या करना है, वो जो परसेंटेज दी गई है ना उसको डिवाइड करना है एटम के मास के साथ, एटॉमिक मास जिसको कहते हैं। तो क्या हासिल होगा? नंबर ऑफ मोल्स। अब जो नंबर ऑफ मोल्स आपको हासिल हुए हैं ना उनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना उसके साथ उनको डिवाइड कर दें। और अगर वो होल नंबर है, यहाँ से अगर वो होल नंबर है तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर वो होल नंबर नहीं है बल्कि फ्रैक्शन है
तो उनको किसी ख़ास डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके आपको एम्पिरिकल फार्मूला हासिल हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।